हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू सिंह और आज मैं पहुंचा हूं बनारस के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि जो बीएचयू में पढ़ने वाला जो हमारा स्टूडेंट है, युवा है, वो आज़ादी को किस तरह से डिफ़ाइन करता है और इस आज़ादी को लेकर उसकी क्या राय है। तो आइए हम सीधे जुड़ते हैं स्टूडेंट से और जानने का प्रयास करते हैं कि वो इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर पा रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम और परिचय। जी, मेरा नाम मिथिलेश कुमार पांडे है। मैं इतिहास विभाग का शोध छात्र हूँ। आज़ादी हम लोग मना रहे हैं, कल हम लोग 8वीं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आज़ादी को हमारा युवा डिफ़ाइन कैसे करता है। कुछ लोग आज़ादी को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है। एक युवा के तौर पर आप आज़ादी को किस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं? देखिए, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो चीज़ें होती हैं। स्वच्छंदता वो होती है जिसमें आप पे बैरियर नहीं है। स्वतंत्रता वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। तो हमेशा हम स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, स्वच्छंदता के नहीं, क्योंकि स्वच्छंदता अति मार्ग है। स्वतंत्रता का अति मार्ग स्वच्छंदता हो जाएगी, वो इस देश में अलाउ नहीं है, वो कानूनन भी अलाउ नहीं है। तो स्वतंत्रता है और हमें हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो हमें लगता है कि आदिकाल से स्वतंत्र रहा है। बीच में राजनीतिक कुछ मजबूरियां थी अंग्रेज़ों के आने के बाद, फिर हम जब एक देश के रूप में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ, हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब से लेके राजनीतिक रूप से हम तो आज़ाद हैं। अभी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं रोज़गार को लेके, और इस समय जब से जेनजी आंदोलन हुआ है तब से सबसे ज़्यादा ये प्रभावी अभी झारखंड में आप देख रहे हैं कितने दिन से चीज़ें चल रही हैं। तो अब ये देखना है यहाँ, जिसे कई जो संगठन, कई धड़ों में जो देश बटा हुआ है, अपनी अपनी जो आज़ादी की बात चल रही है कि मेरी आज़ादी, तो उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाए। बाकी अगर कलेक्टिव रूप से देखा जाए तो देश तरक्की कर रहा है, देश सुरक्षित हाथों में, और देश भविष्य में अपनी काफ़ी सारी संभावनाएं देख रहा है। और संजय जी से हम कुछ जानना चाहेंगे। आपने कहा था कि प्रश्न गलत है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले प्रश्न को आप सही करिए और उस बात को फिर रखा जाए। बात रियलिटी है कि प्रश्न ही गलत है। देखिए, तो क्या सही प्रश्न हो सकता है? इस प्रश्न पर हमेशा एक संगठित गिरोह चलता है, ठीक है। ये चाहता है कि ये मुद्दा बने 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ या 2014 के बाद आज़ाद हुआ, ठीक है। कुछ संगठित गिरोह हैं जो इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। संगठित गिन किसी भी पार्टी को हो सकते हैं, चाहे बीजेपी से हो, चाहे सपा से हो, चाहे बसपा से, किसी भी पार्टी से हो सकते हैं। एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि 2014 के बाद आए तो सरकार आज़ाद हुई, या 1947 के बाद जब, हालांकि औपनिवेशिक शासन की बात किया जाए तो 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन था। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के वीर पुरुषों ने लड़ धड़ के चेहरे से भी आज़ादी दिलाया सरकार को, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि शासन 1947 के बाद भारत का प्राप्त हुआ। तो 1947 के बाद जब भारत का शासन प्राप्त हुआ तो उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास था कि शासन और प्रशासन एक अच्छे शासक और अच्छे नेता के हाथ में रहा। खैर रहा भी। 1947 से लेकर 1970 तक भारत के शासन पर अच्छा शासन रहा। इंदिरा गांधी के समय भी 1940 तक शासन रहा, नो डाउट। बात जब आती है 2014 के बाद की, तो एक हमको लगता है कि किसी खास वर्ग या किसी खास पार्टी को प्रमोट करने के लिए ही इस शब्दों का जिक्र किया जाता है, जबकि ये क्वेश्चन ही सरासर चूतिया। मतलब ये नैरेटिव गढ़ा गया कि 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली। देखिए, ये जानबूझकर एक नैरेटिव गढ़ा गया है, ठीक है, कि जैसे है क्या कि कोई पार्टी हो गया तो जानबूझ के एक प्रश्न उछालती है कि ये जनता में कहाँ तक ये रिलायबल हो सकता है, या फिर कहाँ तक जनता इसके बारे में सोच सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए जनता 50% और एक जनता 100% है, उसमें 90% अगर उस क्वेश्चन से अगर सहमत हो गए, ठीक है, तो इनका ये क्वेश्चन सही हो गया या फिर एक नैरेटिव सही हो गया। अगर वही जनता अगर 100 में से 20% है तो नैरेटिव गलत हो गया, ठीक है। यानी कि देखिए, क्वेश्चन सच में गलत है, क्योंकि इससे पहले एक बहुत बढ़िया वो लाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर घर घर पर सिंदूर बांटना। तो ये क्या था कि लोगों के घर घर सिंदूर बांटा गया। ये प्रैक्टिकली नहीं किया गया था, एक वो था, नहीं आइडियोलॉजी भी नहीं है, आइडियोलॉजी थोड़ी नहीं है, चूतियापा की आइडियोलॉजी है यार। सुनिए, ये एक प्रयोग किया गया था जनता के ऊपर कि ये प्रयोग किया जाए, देखिए कहाँ तक होता है। जब प्रयोग असफल रहा है, जब लोगों ने ही, अपने ही लोगों ने जब विरोध किया, पार्टी के खास लोगों ने ही जब विरोध किया कि नहीं ये तो गलत है, जो सिंदूर है मेरी पत्नी को मेरा पति ही पहना सकता है, कोई खास विचारधारा खास लोग नहीं आकर दे सकते, सरासर गलत था। तो ये प्रयोग असफल रहा है तो सरकार बैकफुट पर आके ये वापस ले ली, ठीक। इसी तरीके से सुनिए, 2014 वाली की जो बात करते हैं बार बार, ये दो व्यक्ति को नहीं, आपस में ही जनता को कहीं न कहीं बरगलाने या कहीं न कहीं उनको एक दूसरे के मतलब
विचारों को लड़ाने का काम करते हैं। ये सरासर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन होना चाहिए हाँ। कि 2014 के बाद शिक्षा कितनी बदली। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि 2014 के बाद कितनी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पाई। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि 2014 के बाद कितने स्कूल, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब कितने डेवलप हुए। ठीक है, एक प्रति व्यक्ति आय कितना बढ़ा। क्वेश्चन ये होना चाहिए। क्वेश्चन ये हो रहा है कि 1947 के बाद आज़ाद हुआ भारत या 2014 के बाद आज़ाद हुआ भारत। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यार कितने इंटेलेक्चुअल लोग एक कहीं ना कहीं पढ़े लिखे संसद में बैठे। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ है 2014 के बाद। एक कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि ये दुनिया हर एक व्यक्ति के ये आपस में ही लोगों को लड़ाया। देखिए आपकी मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं अगर ये बहुत बड़ी बात अगर कहीं न कहीं जाएगी तो ये क्वेश्चन को सरासर बंद किया जाए, गलत किया जाए। आपस में लोगों को लड़ाने का काम करता है क्वेश्चन। कहीं न कहीं क्वेश्चन गलत है। देखिए मैं जब भी रहेगा मैं आपको ये बता दूं कि एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि कब आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर विकास का प्रश्न पूछना है तो उसका भी अपना एक समय होता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस है इसलिए हम स्वतंत्रता के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको इस बात से आपत्ति है कि लोग ये मानते हैं कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ? आपत्ति रहेगी, काहे नहीं रहेगी। फिर तो मैं वही बात बोल, अगर फिर उन लोगों का 2014 आज़ाद हुआ सर एक बार अगर भैया सुनिए, अगर 2014 के बाद अगर भारत आज़ाद हुआ तो एक डेट होना चाहिए, एक तारीख होना चाहिए। उस दिन झंडा फहरा है, 15 अगस्त को कोई फहरा है भाई। 2014 के बाद 15 अगस्त मना बंद कर दीजिए हमारे अनुसार। मैं ये कह रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग अभी भी आज़ादी की मांग करते हैं जेएनयू में या दिल्ली के जंतर मंतर से, उनको अब क्या कहेंगे? आज़ादी तो वो भी मांग रहे हैं। आप बता रहे हैं कि हमारा देश 47 में आज़ाद हो गया, और कुछ लोग बोलते हैं कि 2014 के बाद आज़ाद हुआ, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी भी आज़ाद नहीं, वो अभी भी आज़ादी मांग रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं 2014 वाली आज़ादी की, वो आइडियोलॉजिकल फाइट है। हर राजनीतिक दल राजनीति करने के लिए वो दुकान खोला हुआ है, तो वो अपनी प्रासंगिकता चेक करता है। जैसे नरेंद्र मोदी ने, आप देखे होंगे कोविड के समय में एक आवाज़ दी थाली पीटने वाली, तो दरअसल वो थाली पीटना वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं था। वो ये जानना चाह रहे थे कि कितने लोग आज भी मेरे आइडियोलॉजी को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। तो ये हर राजनीतिक दल अपना रसाकसी के बीच अपनी समर्थिता चेक करता है कि जनता में मैं कितना रिलायबल, मैं कितना प्रासंगिक हूँ, तो वो हर दल करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2014 के बाद की आज़ादी का है, ये एक नैरेटिव है जो एक राजनीतिक दल अपने एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करता है। चाहे वो लोग जो अभी भी आज़ादी मांग रहे हैं वो भी आइडियोलॉजिकली बैक्ड है। नहीं, देखिए आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, तेभागा और तेलंगाना आंदोलन 1946 में आंध्रा क्षेत्र में फैला था जब भारत आज़ाद होने वाला था। उसमें एक नारा लगा था कि ये आंदोलन झूठी, ये स्वतंत्रता झूठी है, ठीक है, ये लीज पे ली गई है, तरह तरह की ये सब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की ये सब बेबुनियाद बातें हैं। वो लोग उस झंडे को नहीं मानते थे, कई सालों तक लाल झंडा फहराए, लेकिन धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि जो कम्युनिज्म है वो एकदम गर्त में चला गया है, और जैसा उन लोगों की उत्पत्ति थी वैसा उनका हश्र हो गया है। तो अब वो कहीं ना कहीं मृत प्राय हो चुके हैं पूरे देश में, अब लाल सलाम कहीं बचा नहीं है। तो खैर वो चीज़ें थी, वो एक तरीके से हर्डल के रूप में हमारे देश के विकास में भी रुकावट, नक्सलवाद के माध्यम से या जगह जगह वो लोग विकास में काफ़ी रुकावट डाले, लेकिन धीरे धीरे उनका अब सफाया इस देश से हो चुका है। और हम ये मानते हैं कि हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं। कुछ बीच में, कुछ कालखंड में कुछ राजनीतिक हमारी वो रही, जब हम गुलाम थे तो बहुत सारी राजनीतिक प्रतिबंधें थी और कानूनों के माध्यम से बहुत तरीके से हमारा शोषण भी किया गया। उससे हमारे स्वतंत्रता सेनानी बहुत बहादुरी से लड़े। महात्मा गांधी ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की अलख जगाई, हर व्यक्ति को, हर वर्ग को उन्होंने स्वतंत्रता से जोड़ा, जिसके बाद हम 1947 में आज़ाद हुए। और आज 1947 से राजनीतिक, देखिए लोकतंत्र को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम ये मानते हैं कि राजतंत्र में पर कैपिटा इनकम या फिर देश का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जो ग्रोथ रेट था वो आज से ज़्यादा था, लेकिन क्या उसकी कीमत पे हम जो आज स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं उसकी हम बलि चढ़ा दें? नहीं, हमें आज ये देखना है कि उसके कीमत में हम कितने स्वतंत्र हैं। उस समय में स्वतंत्रता नहीं थी, देश का ग्रोथ रेट तो दिखता था, पर कैपिटा इनकम तो दिखता था, लेकिन क्या हम आज जितना पॉलिटिकली फ्री हैं, क्या उस समय हम इतना फ्री थे? नहीं। हाँ, अभी वर्तमान समय में कुछ ऐसी कानूनों में जो जैसे बुलडोजर और जो रासुका जो लग रहे हैं, या जो छात्रों पे जिस हिसाब से लाठी चार्ज हुई, हमारे लिए वो कष्टदायी है, वो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हर आदमी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर व्यक्ति, हर वर्ग को अपने विचारों को खुले तौर पे साझा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से जो जिस तरीके से एक सेंसरशिप करने का एक जो इस समय प्रचलन चल दिया है, जैसे हमारे मीडिया हाउसेस ही हैं आजकल, जब एक तरीके से एक साइड से पूरी तरीके से मीडिया हाउस खेलने लगी तो लोग यूट्यूबर बन के मैदान में उतर गए।
तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं कि भाई काउंटर होने चाहिए। एक राजनीतिक रूप से या एक लोकतंत्र में, लोकतंत्र की खूबसूरती तभी है जो पक्ष और विपक्ष दोनों हो। एक तरीके से जो पक्ष द्वारा विपक्ष को ख़त्म करने की जो साजिश की जा रही है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। और हमें जो आज़ादी मिली है बड़ी मिन्नतों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है, तो हमें इसको संजो के रखना चाहिए। और इसके लिए निरंतर हर व्यक्ति को, ये सिर्फ राजनीतिक दलों का वो नहीं है, हर व्यक्ति को इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। ये ज़्यादा सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा आपको कि कहीं ना कहीं जो एक आइडियोलॉजिकल बैटल बना हुआ है पूरा देश, या अगर आप बीचू के ही कैंपस को लेंगे तो आदमी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर अपनी बातें रखता है। आप इसे अलग हटकर बात रख रहे हैं। संजय भाई से मैं एक बात आपसे पूछूंगा, विकास के भी प्रश्न ले लेंगे, लेकिन 2014 के बाद आज़ाद मानने वाले लोग वो भी आइडियोलॉजिकली बैक्ड हैं, और जो लोग अभी भी आज़ादी मांग रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी आइडियोलॉजिकली बैक्ड हैं। आप आज़ादी को कैसे डिफाइन करें? और जहाँ तक कि आरोप लगाया जाता है कहीं ना कहीं, भाई साहब ने सेंसरशिप की बात की, या मीडिया को कंट्रोल करने की बात कही जाती है, क्या आपको लग रहा है कि देश पहले से बेहतर फ्रीडम इंडेक्स में बेहतर कर रहा है, हम बेहतर आज़ादी में सांस ले रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं कर्टल हो रहा है, चीज़ों को दबाने का प्रयास चल रहा है? आप कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं और कैसे देख पा रहे हैं आज़ादी को? नहीं, मुझे लग रहा है कई तरीके से क्रिएट किया गया है। जाति, समुदाय, बहुत सारे जो मतलब समाज में तोड़ने का काम करता है, उसमें भ्रम में फंसे हुए हैं, चाहे किसी भी हो। अगर मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर किस खास आइडियोलॉजी को अगर मानने लगता है प्रेजेंट टाइम में, तो कहीं ना कहीं वो फंस जाता है, ठीक है। और हर एक राजनीतिक पार्टी चाहती है, एक अपना यूनिट बना के चाहती है कि वो मेरे आइडियोलॉजी को माने, ठीक है। जब वो उसके खास आइडियोलॉजी को मानने लगता है तो कहीं ना कहीं वो भ्रम में फंस जाता है, तो अपनी आवाज़ उठाने के वजह आवाज़ को दबाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे आप कह दिए कि स्वतंत्रता की बात, तो स्वतंत्रता किस तरीके से डिफाइन होगा? एक आइडियोलॉजिकल पर्सन, किसी खास विचारधारा से मानने वाला व्यक्ति क्लियर नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हो। हाँ, आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना और आइडियोलॉजी में ही किसी खास पर्सन को एकदम उसमें डूब जाना, दोनों में अंतर है, ठीक है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम आइडियोलॉजी को, किसी खास आइडियोलॉजी को अगर फॉलो भी करते हैं तो दूसरी आइडियोलॉजी को मुझे कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि हर आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं कमी होती है, कहीं ना कहीं अच्छाई होती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जितने भी राजनीतिक दल है वो सब्जी की दुकान नहीं खोले हैं, वो राजनीति करने के लिए आए हैं, ठीक। और बतौर एक छात्र, मैं एक शिक्षक भी हूँ और एक छात्र भी हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा अगर कोई विरोधी होता है तो विपक्षी पार्टी नहीं होती है, छात्र होता है। छात्र को हमेशा इंडिपेंडेंट होके सोचना चाहिए, इंडिपेंडेंट होके बोलना चाहिए, किसी भी दलगत प्रभाव से छात्र को दूर रहना चाहिए। आज की डेट में ये बहुत बड़ी हमारे देश में समस्या है कि हर छात्र, हर वर्ग किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित है, जबकि छात्र का हमेशा इंडिपेंडेंट वॉइस होना चाहिए। इस धरती पे जहाँ आप बैठे हैं, इसी धरती पे जब हमारे पहले अध्यक्ष थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, जब पंडित नेहरू जी आए थे, तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि आपको जिताए हुए लोग पढ़े लिखे नहीं हो सकते, लेकिन हमको जिन लोगों ने वोट दिया है वो सारे के सारे शिक्षित लोग हैं। तो एक छात्र का एक अलग एक समय जलवा था छात्रों का, इस स्तर तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक जाते थे और सीधे बिना अपॉइंटमेंट के मिलते थे। तो कहीं ना कहीं आज जो छात्र राजनीति या छात्रों का एक जो शोषण दबाया जा रहा है, जिस हिसाब से जब मन तब उनको जंतर मंतर पर लाठी मारी जा रही है, यहाँ झारखंड में मारी गई, कांग्रेस वहाँ चिल्ला रही है कि जो है छात्रों को आप क्यों मारे, और वही कांग्रेस समर्थित सरकार जो है वहाँ झारखंड में मार रही है। हम लोगों ने विजुअल्स देखे थे, केरल के भी पानी की बौछारें मारी जा रही थी। तो सब मिला जुला के कष्ट होता है। बतौर एक छात्र, जीवन में एक छात्र होने के नाते हमें इस चीज़ का कष्ट होता है कि छात्रों को सरकार एक रिलेवेंस एकदम प्रासंगिक मान ही नहीं रही है कि इनके भी कोई, इनका भी मत है, कोई इनका भी कोई डिमांड है, कोई इनका भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कुछ भी नहीं। जो सरकार की अभी जो मानसिकता है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी की, एक बहुत अच्छा एक फ्रेज बोला जाता है कि सत्ता ही निरंकुश होती है, निरंकुशता की दूसरी परिभाषा नहीं होती है। सत्ता आज बीजेपी के पास है, वो निरंकुशता की तरह बिहेव कर रही है, कल कांग्रेस के पास जाएगी, वो करेगी। तो निरंकुशता सत्ता का पर्याय है, सत्ता का चरित्र है। बहुत अच्छी बात। और जैसा कि मेरा एक मोटिव था कि मैं एक युवा का जो होता है कि बायस फ्री, यानी आप किसी आइडियोलॉजी से प्रभावित ना होकर अपनी बात रखें, वैसे ही ओपिनियन आप लोगों ने रखे। मज़ा आ गया सुन के। तो मैं सोनू सिंह हेलो मित्र के साथ मैंने एक ऑनेस्ट कोशिश की कि हमारा जो आज का युवा है वो किस तरह से अपनी आज़ादी को डिफ़ाइन करता है और किस तरह से चीज़ों को सामने रखता है। तो जिस तरह से आपने निष्पक्ष होकर एक युवा की बात रखी, एक स्टूडेंट की बात रखी, मुझे उम्मीद है कि
कि आपको भी ये वीडियो उतना ही पसंद आएगा। तो मैं सोनू सिंह हेलो मित्र के साथ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।